कल्पना कीजिए, है ना? एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए किसी ने 3 साल तक खुद को एक छोटे से कमरे में बंद रखा हो। हम्म। मतलब दिन रात एक कर दिए हों, त्योहार, परिवार, दोस्त सब कुछ पीछे छोड़ दिया हो। और फिर एग्जाम वाले दिन उसे पता चले कि उसके बगल में बैठे छात्र ने वही पेपर कल रात ही 28 लाख रुपए में खरीद लिया था। बाप रे, 28 लाख! हाँ, 3 साल की खून पसीने की मेहनत के सामने 28 लाख रुपए की गड्डी जीत गई। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई है जो उन लाखों छात्रों के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। एक ऐसी सच्चाई जो रातों रात सामने नहीं आई, बल्कि एक सड़े हुए सिस्टम का नतीजा है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मुद्दा है। आज हम जिस वीडियो और रिसर्च को खंगाल रहे हैं, उसका टाइटल भले ही अंग्रेजी में नीट 2026 द सिस्टमैटिक मर्डर ऑफ मेडिकल ड्रीम्स हो, लेकिन इसका सीधा सा मतलब बहुत साफ है। साफ है, मतलब मेडिकल के सपनों का एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि इस सोर्स के अनुसार 3 मई 2026 को असल में हुआ क्या था। ये 26-28 लाख का अंडरग्राउंड नेटवर्क आखिर कैसे काम करता है और इसका उन लाखों परिवारों पर क्या असर पड़ रहा है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो चलिए इस पूरी बात को ध्यान से समझते हैं। तो इस पूरी घटना के स्केल को, इसके पैमाने को समझने के लिए हमें उस दिन की सुबह पर नजर डालनी होगी। 3 मई 2026 सुबह के 10 बज रहे थे। पूरे देश में 5,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है ना, वो है छात्रों की कुल संख्या। करीब 22,80,000 से भी ज्यादा। 22,80,000, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये तो ऐसा जैसे किसी पूरे छोटे देश की आबादी एक ही दिन एक ही समय पर एक कमरे में बैठकर अपने भविष्य का फैसला कर रही हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इन छात्रों ने सालों तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मोटी मोटी किताबें रट ली थीं। हाँ, हर एक मॉक टेस्ट, हर एक फॉर्मूले के पीछे उनके परिवार की उम्मीदें जुड़ी थीं। पर उस सुबह जहां एक तरफ लाखों छात्र ईमानदारी से अपना पेपर दे रहे थे, वहीं राजस्थान के सीकर और जयपुर जैसे इलाकों में एक अलग ही खेल चल रहा था। अलग खेल मतलब क्या चल रहा था वहाँ? परीक्षा से कुछ दिन पहले ही वहां टेलीग्राम और व्हाट्सएप के कुछ प्राइवेट ग्रुप्स में एक गेस्ट पेपर वायरल होने लगा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है। रुकिए, पर गेस्ट पेपर तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट निकालता है ना? मतलब परीक्षा से पहले ये तो आम बात है कि टीचर्स बताते हैं कि ये सवाल आ सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी साजिश कहाँ से आ गई? देखिए, बात सिर्फ अनुमान लगाने या गेस करने की नहीं है। जब असली पेपर सामने आया तो उस वायरल गेस पेपर के 140 से ज्यादा सवाल असली परीक्षा के सवालों से हूबहू मैच कर गए। क्या बात कर रहे हैं? 140 सवाल? जी हाँ, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन में। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कह रही हैं कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री सेक्शन ही उस वायरल पेपर की कॉपी था। अरे नहीं, 140 सवाल मैच होना कोई तुक्का तो हो ही नहीं सकता। मतलब स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के हिसाब से ऐसा होना पूरी तरह से असंभव है। बिल्कुल असंभव है। 1-2 सवाल मैच हो सकते हैं, कोई पैटर्न मैच हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा सवाल बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाना, इसका मतलब तो यही है कि पेपर सेट होने और प्रिंट होकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बीच कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है। और सेंधमारी भी ऐसी वैसी नहीं। ये दिखाता है कि पेपर एग्जाम से कई घंटे पहले ही पूरी तरह से लीक हो चुका था और उन प्राइवेट ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा करवाती है तो वो सुरक्षा के इतने कड़े दावे करती है। दावे तो होते हैं कि सील बंद लिफाफे लें, जीपीएस ट्रैकिंग है। वही तो एक पेपर बाहर कैसे आ जाता है? एनटीए की सिक्योरिटी तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई लोहे की तिजोरी हो जिस पर 5 बड़े-बड़े ताले लगे हों। आपकी ये तिजोरी वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि एनटीए का सिस्टम उस तिजोरी की तरह ही है, जिसके सामने के दरवाजे पर तो 10 इंच मोटा लोहा है और 5 ताले लगे हैं। लेकिन उस तिजोरी के पीछे की दीवारी गायब है। अच्छा, पीछे की दीवारी गायब है? हाँ, वो ताले सिर्फ बाहर से लोगों को दिखाने के लिए हैं, जबकि अंदर के लोग पीछे से आराम से पेपर निकाल रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है जो चुपके से जेब में पेपर रख कर ले आया। ये एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन मतलब प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जाम सेंटर तक पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। ये काम कैसे करता है आखिर? ये नेटवर्क बहुत ही शातिर तरीके से काम करता है।
जो रिसर्च हम देख रहे हैं उसके मुताबिक इस पेपर की कीमत 20 लाख रुपए से लेकर 28 लाख रुपए तक लगाई गई थी। बाप रे। और इस धंधे के मास्टरमाइंड के तौर पर जयपुर के मनीष यादव का नाम सामने आया है। लेकिन तार सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। तो और कहाँ-कहाँ फैला था ये? नासिक, देहरादून, बिहार, मतलब ये एक नेशनल ब्लैक मार्केट बन चुका है। पेपर कहीं और से लीक होता है, उसके जवाब कहीं और तैयार किए जाते हैं और खरीदार किसी तीसरे राज्य में बैठे होते हैं। एक मिनट, 28 लाख रुपए। एक मिडिल क्लास परिवार इतना पैसा लाता कहाँ से है? और अगर कोई इतने पैसे दे भी रहा है, तो इस अंडरग्राउंड मार्केट में ट्रस्ट कैसे काम करता है? क्या गारंटी है कि जो पेपर 28 लाख में मिल रहा है वो असली होगा? इस काले बाजार में ट्रस्ट एक बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। ये दलाल सीधे छात्रों या उनके माता-पिता से संपर्क करते हैं। अच्छा। ये उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उनके पास सिस्टम के अंदर के लोग हैं। और जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इस बात को सच साबित करती हैं। कैसी गिरफ्तारियां? सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और शुभम खेरनार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शुभम नासिक का एक BAMS यानी आयुर्वेद मेडिसिन का छात्र है। उसके साथ राकेश मंडावरिया और कई अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। ये तो और भी डरावना है। एक मेडिकल छात्र खुद पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल है। जो खुद एक डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है वो अब दलाल बन गया है। यही तो सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। जब सिस्टम के अंदर बैठे लोग जो इस व्यवस्था की कमियों को अच्छी तरह समझते हैं वही इसका फायदा उठाने लगे तो बाहर के किसी अपराधी की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। एक मेडिकल छात्र का इस गिरोह में होना ये दिखाता है कि पैसे का लालच किस हद तक नैतिकता को खत्म कर चुका है। उन्हें पता है कि इस धंधे में जोखिम से ज्यादा मुनाफा है। हाँ, मनीष यादव और शुभम खेरनार जैसे लोग गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। क्या बात? यहाँ पे बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। 2024 में भी तो यही सब हुआ था ना? गिरफ्तारियां तब भी हुई थी। तो ये 2026 में दोबारा कैसे हो गया? क्या सिस्टम ने पिछले 2 सालों में कुछ नहीं सीखा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 2024 का साल नीट के इतिहास में एक बहुत ही काले अध्याय की तरह दर्ज है। अगर 2026 को समझना है तो हमें 2024 के उस पैटर्न को समझना होगा। उस साल भी बिहार के पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था। और वो लीक कैसे हुआ था? पंकज कुमार नाम के एक अधिकारी ने, जिसके पास पेपर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, उसी ने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लॉकर खोलकर पेपर की फोटो खींच ली थी। कमाल है। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गया। जिसे ताला लगाना था उसी ने ताला खोल दिया। लेकिन फोटो खींचने के बाद क्या? उस पेपर के जवाब किसने बनाए? एम्स के छात्रों ने। क्या? एम्स के छात्रों ने? जी हाँ, ये बात सामने आई थी कि कुछ बेहद मेधावी छात्रों ने सॉल्वर बनकर उस पेपर के जवाब तैयार किए और फिर वो सॉल्व्ड पेपर छात्रों को 30 से 50 लाख रुपए में बेचा गया था। 50 लाख रुपए। ये सुनकर ही गुस्सा आता है। एक तरफ वो छात्र है जिसका पिता खेती करके या छोटी सी दुकान चलाकर फीस भर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कोई 50 लाख देकर सीधा एम्स या किसी बड़े सरकारी कॉलेज की सीट खरीद रहा है। हाँ। लेकिन जब ये सब सामने आया तो उस वक्त सिस्टम ने क्या एक्शन लिया? सिस्टम का रवैया ही सबसे बड़ी निराशा थी उस वक्त। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई कि लीक तो हुआ है लेकिन ये सिस्टेमिक नहीं है। अच्छा, मतलब इसे एक छिटपुट घटना मान लिया गया। हाँ, ये मान लिया गया कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है लेकिन पूरा ढांचा खराब नहीं है। मुझे याद आ रहा है उसी साल कुछ और भी अजीब हुआ था। 67 छात्र टॉपर्स बन गए थे ना? सबको पूरे 720 मार्क्स मिल गए थे। हाँ बिल्कुल। और फिर एक ग्रेस मार्क्स का बहुत बड़ा बवाल हुआ था। वो ग्रेस मार्क्स वाला एंगल क्या था और वो इस लीक से कैसे जुड़ा था? देखिए, ग्रेस मार्क्स का जो तर्क दिया गया था वो ये था कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को पेपर देरी से मिला, समय का नुकसान हुआ, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए गए। लेकिन जो लोग इस पूरे सिस्टम को गहराई से समझते हैं उनका साफ मानना है कि ग्रेस मार्क्स असल में एक स्मोक स्क्रीन या धुआं था, ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, असली मुद्दा पेपर लीक से आए बेतहाशा नंबरों को छुपाना था। जब एक साथ 60-70 टॉपर्स सामने आए और कट ऑफ आसमान छूने लगा, तब जाकर लोगों को शक हुआ कि ये सिर्फ ग्रेस मार्क्स का कमाल नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर हुई धांधले का नतीजा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 2024 और 2026 के बीच एक बहुत ही गहरा लिंक है, और वो लिंक है जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का पूरी तरह से ना होना। बिल्कुल सही कहा आपने।
2024 में इतनी गिरफ्तारियां हुई, सीबीआई जांच हुई, लेकिन एनटीए ने अपनी बुनियादी कार्यप्रणाली में कोई ठोस सुधार नहीं किया। कोई ऐसे कड़े कदम नहीं उठाए गए जिससे लोगों में डर बैठे। जिन लूपहोल्स का फायदा उठाकर 2024 में पेपर लीक हुआ था, वही दरवाजे 2026 में भी खुले छोड़ दिए गए। इस बात को ऐसे समझिए कि कोई इंसान बहुत बीमार होकर अस्पताल जाए, उसे एक गंभीर सर्जरी की जरूरत हो, लेकिन डॉक्टर सर्जरी करने के बजाय या बीमारी की जड़ ढूंढने के बजाय उसे सिर्फ दर्द कम करने की एक गोली दे दे। हाँ, ये तो ऐसा ही हुआ। मरीज को लगेगा कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी और मजबूत होती जाएगी। 2024 वो दर्द की गोली थी। कुछ दिन तक मामला शांत रहा, लेकिन 2026 में वो बीमारी दुगनी ताकत से और भी भयानक रूप लेकर लौट आई। और इस बार इस बीमारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। अब तक हमने आंकड़ों की बात की, नेटवर्क कैसे काम करता है ये समझा और इतिहास को खंगाला। लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर ये सोचना बहुत जरूरी है कि इस पूरे घोटाले की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक कीमत आखिर चुका कौन रहा है? जब 2026 के इस पेपर लीक की खबर आग की तरह फैली, तो उसका असर सिर्फ न्यूज़ चैनलों की बहसों या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। कोटा, दिल्ली, पटना, लखनऊ, देश के हर उस शहर में जहां छात्र सालों तक रहकर तैयारी करते हैं, वहां उनका गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। हाँ, मैंने भी देखा था। बच्चे जस्टिस फॉर नीट के प्लेकार्ड्स लेकर उतर आए। उन बच्चों के गुस्से और दर्द को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी छात्र जो नीट की तैयारी करता है, वो 3 या 4 साल तक एक छोटे से कमरे में बंद रहता है। वो अपने परिवार से दूर रहता है, हर दिन 14-15 घंटे सिर्फ किताबें पढ़ता है। बिल्कुल। और वो माता पिता जो भी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई, अपना प्रोविडेंट फंड, यहाँ तक कि अपनी जमीन या गहने गिरवी रख देते हैं ताकि उनका बच्चा कोटा या दिल्ली जाकर तैयारी कर सके। जब ऐसे बच्चों को पता चलता है कि उनका भविष्य 28 लाख रुपए में नीलाम हो गया, तो वो सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं होता। और जब ऐसी घटनाओं के बाद री एग्जाम यानी दोबारा परीक्षा की बात आती है, तो बाहर बैठे लोगों को या सिस्टम में बैठे अधिकारियों को लगता है कि चलो पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा मौका मिल जाएगा, बात खत्म। वही तो। लेकिन उस छात्र के नजरिए से सोचिए, उसके लिए री एग्जाम का मतलब क्या होता है? एक और साल का मानसिक टॉर्चर, एक और साल की अनिश्चितता, फिर से उन्हीं किताबों को उसी भारी दबाव के साथ पढ़ना, और ये डर हमेशा बना रहना कि क्या अगली बार भी पेपर लीक हो जाएगा। बहुत भयानक स्थिति है ये। जो रिसर्च हम आज देख रहे हैं उसमें एक छात्र का एक वाक्य है जो बहुत गहराई तक छुपता है। उसने कहा, सर, हमारी जिंदगी का मजाक बन गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन लाखों छात्रों की सामूहिक निराशा है जो हर दिन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हर री एग्जाम एक बच्चे की जिंदगी का एक कीमती साल चुरा लेता है, और कई बार तो इससे आत्महत्या जैसे गंभीर खतरे पैदा हो जाते हैं। क्या हम ये मान लें कि एनटीए इतना नासमझ या कमजोर है कि वो एक परीक्षा सुरक्षित तरीके से नहीं करवा सकता? क्या एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के पास इतनी तकनीक नहीं है? सवाल तो वाजिब है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर पेपर के ट्रांसपोर्टेशन और सेंटर की सिक्योरिटी तक, ये जो पूरी साठगांठ है, ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये राजनीति, बेतहाशा पैसे और इंसान के उस लालच का नतीजा है जिसे किसी कानून का डर नहीं है। तो आखिर इस सब का असल में मतलब क्या है? हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां सिस्टम और छात्र आमने सामने हैं। जो रिसर्च और तथ्य हम देख रहे हैं, उनके अनुसार ये घटना सिर्फ एक परीक्षा के पेपर के लीक होने तक सीमित नहीं है। तो क्या है ये? ये उन लाखों सपनों का कत्ल है जो एक ईमानदार डॉक्टर बनने के लिए देखे गए थे। ये उस पूरे सिस्टम की भयानक नाकामी है जो देश को योग्य और काबिल डॉक्टर देने के बजाय पैसे के दम पर धोखेबाज पैदा कर रहा है। हाँ, उस सिनेमैटिक स्क्रिप्ट में जिसका आज हमने विश्लेषण किया, कुछ बहुत ही सख्त मांगों का जिक्र है। जैसे पेपर लीक करने वाले गिरोह को उम्र कैद की सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस पूरे सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता आनी चाहिए, और 2026 का जो री एग्जाम हो वो पूरी ईमानदारी और कड़े पहरे में हो। हमारा काम यहाँ बैठकर इन मांगों पर कोई फैसला सुनाना या किसी एक पक्ष का साथ देना नहीं है। हम सिर्फ इस सोर्स की बातें रख रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये मांगें उस बेबसी और गुस्से को दर्शाती हैं जो आज देश भर के छात्रों और उनके परिवारों के मन में उबल रहा है। इससे एक बहुत ही अहम और डरावना सवाल खड़ा होता है। हम अभी सिर्फ एक परीक्षा, एक साल और कुछ लाख छात्रों के पहलू को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें तो इसके परिणाम पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, और यही वो बात है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार,
जरा कल्पना कीजिए, अगर धोखाधड़ी और लाखों रुपए के दम पर अयोग्य लोग मेडिकल कॉलेजों में पहुंचने लगे, तो आने वाले 10 या 15 सालों में हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम किन हाथों में होगा? बहुत ही सीरियस बात है ये। जब कोई आम इंसान या उसका परिवार बीमार होता है, तो क्या वो ऐसे सिस्टम पर भरोसा कर पाएगा? सोचिए, जब कोई मरीज किसी ऑपरेशन थिएटर में लेटता है, तो वो अपनी जिंदगी, अपनी हर सांस उस सर्जन के भरोसे छोड़ देता है। बिल्कुल, भगवान मान लेता है डॉक्टर को। हाँ, लेकिन अगर इस पेपर लीक जैसी चीजें आम हो गईं, तो क्या उस ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज ये सोचकर नहीं डरेगा कि उसका इलाज करने वाला, उसके छाती पर चीरा लगाने वाला ये डॉक्टर अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत से यहां पहुंचा है? या फिर कुछ साल पहले इसने कोई गैस पेपर खरीदकर अपनी ये डिग्री हासिल की थी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी समाज या देश को चैन से सोने नहीं दे सकता। और इस सवाल का जवाब ढूंढना अब सिर्फ छात्रों की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है।